हेलो हेलो गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और देखिए एग्ज़ाम्स नज़दीक ही हैं, जल्दी आने वाले हैं। जनवरी में तक जो है वो नोटिफिकेशन आ जानी है। आपके आर ओ की, पीसीएस की भी आ जाएगी, शायद बीईओ की भी आ जाए वैकेंसी। ठीक है, आगे जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए पूरे जो है वो मतलब आप जोश और खरोश में तैयारी करते रहिए। और अभियान सिविल सर्विसेज पे जिस तरह की आपको हेल्प की जरूरत होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उस तरह के वीडियोस दिए जाएंगे। हमारे पीवाईक्यू सेशन के साथ हमारा जो है वो आपका फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच जो है वो फाउंडेशन बैच की वर्तमान में जो है वो 7,000 है। और आप इसमें एडमिशन लेके हमारे 2 साल तक हमारे किसी भी कोर्स को, किसी भी टेस्ट सीरीज को, किसी भी प्रोग्राम को ऐसे से लेके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आप कर सकते हैं। कोई आपका जो है अदर चार्ज नहीं होगा। उसके बाद ही हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो है वो लगातार चल रहा है। हमारा सेकंड पेपर इस समय चल रहा है और सेकंड पेपर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसकी फीस मात्र 3,000 रुपये है। जल्द से जल्द इसकी वैलिडिटी भी जो है वो 1 ईयर है और 1 ईयर में आपके आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट की गारंटी है हमारी, क्योंकि हम लगातार आपके आंसर राइटिंग को वॉच करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। और आपको किसी भी तरीके का मतलब कोई भी तैयारी, देखिए हमारा जो ट्रिपल एक्शन प्लान है अब उसको रिवाइज किया जा रहा है और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी। 5 लोगों की टीम द्वारा जो है वो आपकी डेली बेसिस पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। आपको सिलेबस कवर 6 महीने का हमारा टारगेट है सिलेबस कवर कराने का। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि आपको जो है वो 5 लोगों की मतलब वीडियो क्लासेस के बाद 5 लोगों की आपकी मॉनिटरिंग टीम होगी, जो कि किसी भी स्टूडेंट को, और इसमें केवल 30 स्टूडेंट्स को जो है वो एंट्री मिलेगी। जो पुराने हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर उन्हें भी एंट्री मिलेगी। और उसके बाद आपको क्या है कि हर एक स्टूडेंट को प्रतिदिन टारगेट दिया जाएगा और उनसे जो है वो किसी भी स्टूडेंट से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्रतिदिन का टारगेट आपके लिए कंप्लीट करना जरूरी होगा। वीडियो क्लासेस के अलावा टेस्ट पेपर सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। मतलब कि हमें 29 स्टूडेंट का सिलेक्शन कराना हमारे लिए, ये हमारी गारंटी है, हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये फिर हमारी जिद हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो कल तक हमारा जो खिलजी और तुगलक वंश हुआ था, उसके बाद मैंने कहा था कि आज लोधी और सैयद वंश होगा और सैयद और लोधी वंश होगा। और उसके बाद जो है वो हमारा दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और अन्य चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने क्या कहते हैं, कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, इसका मैंने आप लोगों से पूछा था। तो आप लोगों ने इसका उत्तर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट तो किया नहीं इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं ही आपको अपना उत्तर बता देती हूँ। दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसने, आपने गेस भी नहीं किया होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ इसका आंसर बहलोल लोदी हो सकता है, क्योंकि बहुत फेमस नहीं है। पर बहलोल लोदी का शासनकाल जो है वो 38 ईयर तक था। 38 ईयर मतलब आपका 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक जो है वो बहलोल लोदी का शासनकाल रहता है। तो ये जो है वो बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था, या दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, सर्वाधिक किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने किया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जो है वो शासन किया था। बट किस शासक ने किया? तो वो बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, बहलोल लोदी ने, इनका कार्यकाल जो है वो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। 38 साल तक इन्होंने जो है वो शासन किया था। ठीक है, तो ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर हो गया। फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने तुरंत बता ही दिया था, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बनता, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, पूछ सकता है। ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, शायद मुझे ध्यान में ना हो। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर मुझे प्रश्न याद रहते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं। तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा पूछा गया है, फिर भी अगर पूछा गया होगा तो। अच्छा हाँ, एक बात और जो आप लोगों को बतानी थी, कल जब मैंने आपसे बोला था कि एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय जो है वो बदायूनी ने, मैंने बरनी कहा था और मतलब उसमें जो है बदायूनी दिया था घटना चक्र में। तो फिर क्वेश्चन मतलब जो पूछा गया था, घटना चक्र नहीं कह सकते,
PYQ जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में, ये प्रश्न पूछा गया था कि बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई थी। तो वो जो है वो बर्नी ने भी कहा था, बट बर्नी का थोड़ा सा इससे हल्का सा जो है वो मिलता हुआ, मतलब मिलता जुलता स्टेटमेंट था, थोड़ा सा अलग था। जैसे कि आपका ये बदायूनी ने कहा था कि क्या कहते हैं, राजा को प्रजा से और प्रजा को जो है वो राजा से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, ये जो है वो किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। जबकि बर्नी ने कहा था कि लोगों को क्या कहते हैं, लोग मतलब उनके कहते हैं MBT की मृत्यु पर लोगों को उनसे और लोगों को उनसे तथा उन्हें लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बस इतना से फर्क है। उन्होंने कहा था कि राजा को प्रजा से, मतलब ये बदायूनी का स्टेटमेंट है, बदायूनी राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था और मेरे दिमाग में जो है बर्नी था। फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने गलत कैसे याद कर लिया, बट मैंने फिर देखा, काफ़ी सर्च किया कई किताबों में, तो फिर मुझे जो है वो मतलब मुझे इंटरेस्ट भी होता है चीज़ों को मतलब क्लियर करने का भी थोड़ा सा। तो फिर मैंने देखा कि फिर बर्नी ने लिखा है कि लोगों को, मतलब ऐसा ही सेम स्टेटमेंट भाई जियाउद्दीन बर्नी का भी था कि लोगों को उनसे, ठीक है, लोगों को उनसे तथा उन्हें लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये अगर कुछ भी इस तरह का प्रश्न आता है, बर्नी ऑप्शन में आता है, तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो बर्नी भी, मतलब आप सोचेंगे बदायूनी ऑप्शन में नहीं है तो आप सोचेंगे कि बर्नी है, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन ही कोई सही नहीं है, तो इसमें बर्नी भी है। ठीक है, तो बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी याद रखिएगा। और ये स्टेटमेंट जो है वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। ठीक है, और फिर आप बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए किसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ लक्षण विद्यमान थे। ठीक है, ये चीज़, ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने दिया था। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित, जो अफगानी शासक थे, अच्छा हाँ, अफगानी शासन मतलब क्या था कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था ये, जो लोदी वंश था। ठीक है, लोदी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है नो डाउट, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, प्रथम अफगान वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। ठीक है, ये याद रखिएगा, लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 1451 से लेकर आपका वही जो है वो क्या कहते हैं, पानीपत के युद्ध तक, 1526 तक। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के से याद रखिएगा 1526 में हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। इसका लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक था। ठीक है, चलो, इसके पहले लोदी वंश के पहले कौन सा वंश था, सैयद वंश था। तो सैयद वंश का भी शासनकाल देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो जानकारी थोड़ी अधूरी सी लगेगी। जब दे ही रहें तो पूरी जानकारी दे दें आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक कौन था, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 14 से
1414 से लेके 1450 तक था, ठीक है। फिर 1451 से लेके 1526 तक जो है वो लोधी वंश का था, ठीक है। और इसके जो फेमस जो खिज्र खां था, खिज्र खां की उपाधि क्या थी? रैयत आला थी। खिज्र खां की उपाधि, ये पूछता है क्वेश्चन, किसकी उपाधि थी? रैयत आला। शायद अभी आए भी, आगे जो मैं बता देती हूँ फिर बाद में आ भी जाता है क्वेश्चन। रैयत ए आला इसकी उपाधि थी। और उसका जो एक फेमस शासक था वो मुबारक शाह था, ठीक है। मुबारक, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, ठीक है। मुबारक शाह फेमस जो इसका शासक था मुबारक शाह था, ठीक है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी का, ये किसी का नाम है, व्यक्ति का, किताब का नहीं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो किताब थी तारीख मुबारक शाही, ठीक है। इनकी किताब थी तारीख, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लग दिया, तारीख ए मुबारक शाही, ये इन्हीं के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही इन्हीं के ऊपर लिखी गई थी। इनको जो है वो मुबारक शाह को शाह भी कहा जाता था, शॉर्ट नेम, जैसे कल बताया था उसका गियासुद्दीन बिन तुगलक का जो है वो निक नेम, ठीक है। बताइए क्या था? वही जो है वैसे ही इनका भी तो इसको जो है वो, इनकी उपाधि क्या थी? रैयत आला। इनकी उपाधि इनकी थी शाह, ठीक है। इनकी उपाधि, खिज्र खां की उपाधि क्या थी? रैयत आला। सैयद वंश का शासनकाल क्या था? 1414 से 1450 तक। उपाधि इसका, इस वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। उपाधि इनकी रैयत आला थी। इस वंश का सबसे फेमस शासक मुबारक शाह था, ठीक है। मुबारक शाह जो है वो इन्हीं के शासनकाल में जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। तारीख मुबारक शाही किसके ऊपर था? मुबारक शाह किस वंश का था? सैयद वंश का था, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनका हमको सही कालक्रमण बताना है। सिकंदर शाह से इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, अच्छा ये इनका क्रम बताना। सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी में से कौन था, ठीक है, सबसे पहले। फिर सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। बहलोल लोदी पहले था या सिकंदर शाह या इब्राहिम लोदी, या पहले बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर शाह, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले हमको पता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी का भी शासनकाल हमने आपको बता दिया था, ठीक है। सॉरी सिकंदर लोदी नहीं, बहलोल लोदी, सॉरी लोदी वंश का संस्थापक मैंने बताया, अभी बताया था ना मैंने, बहलोल लोदी है, ठीक है। 1451 से लेके मैंने उसका शासनकाल बताया था 1489 तक था, ठीक है। तो अब बहलोल लोदी का तो हमें पता चल गया शासनकाल कितना है। ये बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक है, तो इसका जाहिर सी बात है कि ये सबसे पहले होगा। तो बहलोल लोदी वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं, पहले यहीं पे देख लेते हैं। 1451 से शुरू होता है, कितना? 1489 तक, ठीक है। फिर बहलोल लोदी के बाद जो है वो किसका शासनकाल आता है? सिकंदर लोदी का, ठीक है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का आता है, ठीक है। सिकंदर लोदी का इन्हीं के जस्ट बाद है, 1489 से लेके 1517 तक था, ठीक है। फिर इब्राहिम लोदी का 1517 से लेके 1526, वही इब्राहिम मतलब बाबर के साथ जो इनका पानीपत का युद्ध होता है। तो सबसे पहले हमारे बहलोल लोदी आ जाएंगे, 1451 में इनका शासनकाल शुरू होता है। फिर सिकंदर लोदी आ जाएंगे, सिकंदर लोदी का जब इनका ख़त्म होता है 1489 में, तो इनका शुरू होता है, हाँ। और फिर जब इनका कार्यकाल ख़त्म होता है तो इनका शुरू होता है कितना? 1517 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। सबसे पहले बहलोल लोदी होंगे, देन सिकंदर लोदी, देन इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सबसे फेमस शासक हैं, ठीक है। चलिए, और लोदी वंश के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था, ठीक है। चलिए, बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाती हैं, पता नहीं क्यों आप लोग जो है वो उतनी मात्रा में वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्यों अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता।
आपको इतनी जानकारी आप लोग को दी जाती है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये वीडियोस कितनी इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए। अरे पेट का एग्ज़ाम हुआ था तभी मैंने उसी समय बताया था कि ये सिंपल सा, मतलब उस समय थोड़ा सा बस मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाया था, आधा खत्म भी नहीं हुआ था, वहीं से बहुत प्रश्न आ गए थे। चलिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? चलिए बताइए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली का युद्ध, ठीक है, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध हो गया, या फिर जो है वो खानुआ का युद्ध। चलिए बताइए कौन से युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये जो है वो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो खतौली का युद्ध, कहीं कहीं घटोली भी लिखा होता है, ठीक है, घटोली का युद्ध, तो मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो घटोली का युद्ध, खटोली का युद्ध जो ये हुआ था, ये कब हुआ था? 1718 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की पराजय, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? किस सुल्तान ने, अब कहा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है निम्नलिखित में किस सुल्तान ने जो आगरा शहर की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी? ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, या फिर जो है वो आपके बहलोल लोदी ने, या सिकंदर लोदी ने? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किसने जो है वो आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। चलिए, सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने। तो गुलरुखी उपनाम से निम्नलिखित में से किसने रचना की थी? जो है वो सिकंदर लोदी ने। ये जो है ये गुलरुखी उपनाम से जो कविता लिखता था वो कविता थी फारसी में, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने जो है गज ए सिकंदरी नाम का एक पैमाना भी चलाया था, गज ए सिकंदरी, ठीक है। और आगरा शहर की स्थापना तो इसने की थी, ठीक है, और इसको अपनी राजधानी बताया था। और आगरा शहर में ही ना सिकंदर लोदी ने आगरा शहर में बादलगढ़ का किले का भी निर्माण करवाया था, बादलगढ़ के किले का निर्माण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, ये जो है वो फारसी में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिकंदर लोदी। अब तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे करके इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तानों में से कौन था अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी जो है उसने अन्न के ऊपर से जो है वो कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अनाज के ऊपर जो है वो जकात लेना बंद कर दिया था। सिकंदर लोदी ने अनाज के ऊपर जकात लेना बंद कर दिया था। अनाज के ऊपर जकात लेना बंद कर दिया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? चलिए बताइए, मैंने इसकी कोडिंग भी आप लोगों को बताई थी, ये कोडिंग आप लोग को याद होनी चाहिए। इसका क्रम लगाइए, आप लोग के पास 1 मिनट का समय दे रही हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट का समय आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग इसका क्रम लगाइए और नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
मैंने आप लोगों को एक कोडिंग बताई थी, गुल खिल तू से लो, गुल खिल, गुल खिल तू से लो, गुल खिल तू से लो। गुल से गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश को कहते हैं मामलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक वंश, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो कंफ्यूज मत हुआ कि मामलूक वंश, ठीक है। मतलब गुलाम वंश को मामलूक वंश क्यों जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुल खिल तू से लो, तो गुलाम नंबर 1 पे, फिर खिलजी नंबर 2 पे, तुगलक वंश है नहीं, तू से सैयद हो गया और लोदी हो गया। तो 4, 1, 3 और 2, ठीक है। इसको मामूलिक वंश क्यों कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसको मामूलिक वंश क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसके जितने भी शासक थे ना, उन्हें वो पहले दास थे, उन्हें दासता से मुक्त करके जो है वो राजा बना, शासक बनाए गए थे, इसलिए उसको मामूलिक वंश कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जब ये बात आ ही गई है तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके आप लोगों को बता देते हैं इनका कार्यकाल। गुलाम वंश का, गुलाम वंश यहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार ज़रूरत नहीं है। गुलाम वंश जो है वो इनका कार्यकाल था 1206 से लेके 1290 तक का, ठीक है, गुलाम वंश का था, ठीक है। फिर खिल, गुल खिल, तो खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश का जो है वो शासनकाल था 1290 से लेके, देखिए एक का लास्ट जो है दूसरे का शुरुआत वहीं से होगा, तो यहाँ तो याद करना जरूरत ही नहीं है आपको। 320, 1320 खिलजी वंश का था, 1290 से खिलजी वंश का बहुत कम था, ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक। इसका एक प्रतापी शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी ही तो था केवल, थोड़ा सा जलालुद्दीन था, फिर अलाउद्दीन था, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर खिलजी वंश से हो गया आपका 1290 से 1320 गुलखिल तूसैद तुगलक, तुगलक वंश, ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो 1320 यहीं से शुरू करते हैं, 1320 से लेके आपका 1414 तक जो है वो देखिए कितना ज़्यादा था, ऑलमोस्ट मतलब कि एक शताब्दी आपकी कह सकते हैं, 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 ईयर, ठीक है। 1320 से 6 साल कम है बस, ठीक है। गुलखिल तू सैयद वंश, चलिए 1414 से शुरू होगा, अभी तो बताए थे हमने, बताया था हमने ना, 1414 से लेके कितने तक था, 1451 तक था, जब बहलोल लोदी बनता है शासक, यानी लोदी वंश की जब स्थापना होती है, ठीक है। फिर लोदी वंश हो गया, ठीक। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से आपके पानीपत के युद्ध तक, याद रखिएगा 1526 तक, ठीक। ये वाला लास्ट वाला याद ही रहेगा, और ये वाला भी याद रहेगा कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है ना, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो अब कार्यकाल याद रहेगा। अब इनके अंदर एक दिन में ना केवल आपको दिल्ली सल्तनत के जितने, जैसे अभी दिल्ली सल्तनत के जितने वंश हैं इनका क्रम बता दिया, ईयर बता दिया आपको कब से कब तक था। अब मैं आपको उनके जितने भी शासक है ना उनका क्रम बताऊंगी, क्योंकि जो छोटे छोटे शासक है उन्हीं के बारे में कल आया था ना क्वेश्चन, ऐसे ही आता है, अब बहुत आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको इन पे पकड़, छोटे शासकों के बारे में कुछ नहीं पूछता, एक आधी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों की पूछेगा, बस उनका क्रम ही पूछता है, ठीक है। रुकनुद्दीन दे दिया, मुबारक शाह दे दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दे, ऐसे करके दे दिया ना, तो आप क्या करेंगे उसमें, तो इसलिए उनको याद रखना है, ठीक है। इनका शासनकाल आप ऐसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है, बलबन, चलिए बताइए, इतना तो पढ़ चुके हैं आप, अब नहीं बता पाएंगे तो क्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। चलिए बताइए गुलाम वंश का कौन नहीं है, यही तो नहीं है ना। चलिए इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे लोदी लगा है तो आप लोग तुरंत मार देंगे, लोदी वंश है कि नहीं, इतने तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना बताइए। चलिए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ठीक है, यही कारण है, बताइए। मुस्लिम धर्म
तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। नहीं, मुस्लिम धर्म तत्व जो मुस्लिम धर्म के जो उलेमा होते थे, जो गुरु होते थे, उनकी उपेक्षा तो नहीं की जाती थी, उनका तो बहुत आदर सम्मान किया जाता था। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं सही हो सकता। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ऐसा नहीं था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने जो है वो उसके शासनकाल में धर्म पर राज्य का नियंत्रण था। तो ये मतलब वो धर्म को राजनीति से स्वतंत्र रखा था, परंतु उसने मतलब कि ऐसा नहीं था कि उस समय क्या था कि धर्म नहीं जो है वो जो भी धार्मिक जो है वो शरीयत के कानून होते थे उसको राज्य पे लागू नहीं किया जाता था। इसका मतलब केवल राज्य का कानून चलता था, ऐसा नहीं था कि दोनों अलग अलग कानून चलाते थे। सुल्तान ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के भी कानून में नहीं, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा कारण सही है। बर्नी के अनुसार, ठीक है, बर्नी के अनुसार जो है वो अधिकतम आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि पहले वहाँ जो लोग थे वो हिंदू थे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क वर्ग के थे, मंगोल थे, ततार थे या अरबी थे? तो तुर्की वर्ग के थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से तुर्क वर्ग का शासन ही था भाई। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है? दीवाने बंदगान, देखिए दीवाने बंदगान किसने जो है वो शुरू किया था, ये पूछेगा। ठीक है, दीवाने बंदगान क्या है बताइए, पहले तो यही बताइए कि दीवाने बंदगान क्या है। ठीक है, उसके बाद सही, तो दीवाने बंदगान क्या था, कल बताया था आपका, दासों के क्रय विक्रय से संबंधित एक विभाग था, दासों के से संबंधित। ठीक है, अब ये किसने शुरू किया था, चलिए आप बताइए नीचे। दीवाने मुस्तखराज क्या था? ठीक है, ठीक है, ये दीवाने मुस्तखराज क्या था और किसने शुरू किया था? दीवाने मुस्तखराज क्या था कि जो राजस्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था में जो लूटपाट हुई थी उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये राजस्व से संबंधित था। ठीक है, दीवाने कोही, चलिए कृषि से रिलेटेड था, आपको पता ही है, कल बताया था मैंने। दीवाने कोही किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, ये किसने शुरू किया था, चलिए बताइए। तो दीवाने अर्ज जो था ये यहाँ से शुरू करते हैं हम, बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, दीवाने कृषि आपको पता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने मुस्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने, राजस्व व्यवस्था को सबसे टाइट उसी ने किया था, अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, और जो है दीवाने बंदगान दासों के जो है वो संबंधित जो है वो था, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी जितने का भी है वो सब आप नीचे लिख लीजिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, और किस विभाग से रिलेटेड है और किसके समय में किसने शुरू किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलान के लिए प्रश्न खूब पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आ गया कि वही प्रश्न है, वही तो नहीं है। चलिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए दीवाने मुस्तखराज, ठीक है, दीवाने मुस्तखराज अभी आपने किया है ऊपर। ठीक है, राजस्व से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये बिल्कुल सही है। दीवाने अमीर कोही, ठीक है, दीवाने अमीर कोही, ठीक है, कृषि विभाग था, ये किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, जो है वो दान विभाग था, दीवाने खैरात जो है वो दान विभाग था। ऊपर जो है वो क्या पूछा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में? हाँ, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, दान विभाग था, ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण जो है वो विभाग था। और आपको कल ही मैंने बताया है, पढ़ाया है, बाजार नियंत्रण किसकी प्रणाली किसने लागू की थी? अपना अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने नहीं जिनके भी थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो ये बलबन जी तो होंगे नहीं, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फिर यही है, अब आपने 1 2 3 4 मिलाना है। दीवाने अर्ज किस रिलेटेड से, किस बात से रिलेटेड था दीवाने अर्ज? ठीक है, बताइए। दीवाने रियासत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत। ठीक है, किससे किससे संबंधित था? ठीक है, तो दीवाने अर्ज जो है वो सेना विभाग से संबंधित था, तो 1 का 4 हो जाएगा।
दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। ठीक है, दीवाने रियासत जो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने विजारत जो है वो, यहाँ पे देखिए विजारत जो है, वजारत या विजारत जो है ना, वो व से वजारा, व से वित्तीय व्यवस्था, ऐसे करके कर लीजिएगा। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से था। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, 1 का 4 सबसे पहले किस में है, एक ही में है ही, तो वही वाला ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने रियासत दीवान धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, विभाग है। दीवाने इंसा जो है वो पत्राचार से संबंधित विभाग है। ठीक है, दीवाने पत्राचार से संबंधित विभाग है। और दीवानी वजारत जो है जो वजारत जो है वित्तीय मामलों से संबंधित एक विभाग है। ठीक है, चलिए नीचे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों के अंतर्गत विजारत जो है वो किसके काल में जो है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। निम्नलिखित शासनकाल में विजारत जो है किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, तो तुगलक वंश में। ठीक है, विजारत एक ऐसी संस्था थी ना जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी, और जिन गैर अरबी संस्थाओं को जो है वो जिससे जो है गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त कर दिया था, और मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार के रूप में लाए गए थे उन्हें विजारत कहा जाता था। ठीक है, और विजारतों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा तुगलक वंश में बढ़ गई थी। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ जो है वो मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 15% कर दी गई है। ठीक है, तो वैसे ही तुगलक वंश में ये एक मंत्रिपरिषद ही मान लीजिए। ठीक है, अब इनकी संख्या सर्वाधिक जो है तुगलक वंश में बढ़ गई थी अपने आप। ठीक है, सर्वाधिक मंत्रिपरिषद रखते होंगे, उन्हीं का नाम जो है इन्होंने क्या कर दिया था, विजारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लेने निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। भूमि उत्पाद पर कौन कौन से, जैसे कई तो कर लगते थे, जजिया, जकात, खम्स और खराज, इस तरह के कर लगते थे। उश्र, मुक्तई, ठीक है, नगद, कानकुत, इस तरह के कई कर लगते थे। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा भूमि कर से संबंधित है, खराज, खम्स, उश्र और मुक्तई। ठीक है, खराज, खम्स, उश्र और मुक्तई। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन कौन से भूमि कर थे, ऑप्शन ए मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 या 1, 3, 4। तो इसमें से जो है वो उश्र जो है वो नहीं लगता था, बाकी सभी जो है वो भूमि कर से संबंधित थे। ठीक है, खम्स खम्स, खराज और मुक्तई, खम्स, खराज और मुक्तई जो है वो तीनों भूमि कर से संबंधित है। खम्स जो है वो भूमि उत्पाद पे लगने वाला, एक मिनट, एक खम्स नहीं, खम्स तो नहीं, खम्स जो है वो लूट का धन था, सॉरी, एक मिनट, 1, 3, 4, हाँ ऑप्शन ये होगा 1, 3, 4, 1, 2, 4 नहीं, 1, 2, 4 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। खम्स, सॉरी खम्स दिमाग में बार बार है, खराज, उश्र और मुक्तई। जो खम्स था ना वो लूट पाट पे लिया जाता था, लूट पाट पर क्या कहते हैं जो कर लिया जाता था। अब लूट पाट में जो भी सैन लूटते थे ना, तो उसका 80% जो है वो सेना अपने में बांट लेती थी, और 20% जो है वो राजा को, मतलब शासक को दे देती थी, सम्राट को, शासक को, जो भी है, ठीक है, उनको दे देती थी। पर अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 80% जो है वो राज्य को देना मंजूर किया, और 20% सेना को आपस में बांटने का, इसका जस्ट उल्टा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि जो है वो कोई भी, उसने अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार कोई भी ऐसा मतलब ना हो, अमीर वर्ग का पैदा ना हो जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो शासक को जो है दबा सके। ठीक है, तो ये खराज, उश्र और मुक्तई, ये तीनों जो है वो भूमि कर थे, जबकि खम्स जो है वो लूटपाट का, खुम्स लिखा है, खम्स पढ़ते हैं, खम्स जो है वो लूटपाट का जो है वो धन था। ठीक है, लूटपाट पर लगने वाला कर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। आपको पता है इक्तदारी व्यवस्था जो है वो, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है,
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था कौन सा? चौधरी, रावत, पटवारी, जो है वो मलिक, और चौधरी, रावत, मलिक और पटवारी, बताइए कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी हुआ करता था। ठीक है, सर्वोच्च भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? चलिए बताइए, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद का किला ध्वस्त किया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। नहीं, मुल्क के फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी को छीन ली थी। 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज्य परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। नहीं, आप इसमें से बताइए कौन सा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले अपनी तरफ से बताइए, फिर मैं आपको 1 सेकेंड का समय, मतलब 15 सेकेंड का समय आप लोगों को दे देती हूँ। चलिए बताइए। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में भेज दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको अहमदनगर के निजाम शाही, कुतुब शाही, इन सब वंशों को जो बारे में आपको पढ़ना होगा। तो अभी जो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा ना, वो इसी से रिलेटेड होगा। आपको विजयनगर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये सारे जो है वो वंश के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपको सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ाया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहीं पे जो है वो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए जो है वो, जब इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ यूट्यूब पे वीडियो आपको देंगे, तब आपको समझ में आएगा इस वंश के बारे में। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सही है। यहाँ पे इतनी जानकारी ले लीजिए, बाकी की जानकारी आगे के वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, एक्चुअली इसके बारे में पूरी आप पढ़ेंगे थियरी, तभी आपको समझ में आएगा। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित करिए। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए, इसमें यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर का शासक था। ठीक है, बीजापुर का शासक था, अहमदनगर का नहीं। बीजापुर, अहमदनगर में निजाम शाहियों का शासन था, निजाम शाही वंश था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। ठीक है, बाकी सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था, कुतुब शाह जो है वो गोलकुंडा का था। ठीक है, और बाज बहादुर जो है वो मालवा का शासक था। ये सारे मतलब सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर और बंगलौर। इसका आंसर तो आप यूं ही दे सकते हैं कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये मैंने बोला था ना कि आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। चलिए, कल ही बताया था मैंने। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है? काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश मैंने बताया था, कल पूछा था आप लोगों से। मैंने बताया था, बोला था कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, काकतीय वंश। ठीक है, वारंगल के काकतीय वंश। ठीक है, वारंगल के काकतीय वंश शासक थे, कौन थे? वारंगल के काकतीय वंशी शासक कौन से थे? प्रताप रुद्र देव ना, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, होयसल, द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक, द्वार समुद्र के होयसल वंशी, होयसल।
ठीक है। द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक कौन थे बताइए? वल्लाल थे ना, वल्लाल। ठीक है। काकती, वारंगल के काकती वंशी शासक कौन थे? हमारे प्रताप रुद्र देव। होयसल के द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक थे वल्लाल। ठीक है। यादव, ठीक है, ये देवगिरी के यादव वंशी शासक। ठीक है, देवगिरी के यादव वंशी शासक। ठीक है, कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है। पांड्य, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो मदुरा के पांड कौन सा एक सुमेलित है? मदुरा के पांड्य वंशी शासक हैं वंश देवगिरी देव। एक मिनट चलिए, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, एक मिनट, वारंगल के काकतीय वंश शासक प्रताप रुद्र देव। देवगिरी के, ये देवगिरी के नहीं थे, वारंगल के काकतीय वंशी। द्वार समुद्र के होयसल, यानी द्वार समुद्र के होयसल, अच्छा वंश के बारे में, वल्लाल। द्वार समुद्र के होयसल ये मिलित सुमेलित है ना, द्वार समुद्र के होयसल। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक। ठीक है, ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंशी शासक जो है वो वल्लाल थे। तो द्वार समुद्र के होयसल तो ये सुमेलित है। ठीक है, और बाकी जो है वो सुमेलित आपके नहीं है। पांड्य वंश की राजधानी कोरकई थी। ठीक है, कोरकई, कोरकई। बाद में जो है वो इसको मथुरा में स्थानांतरित किया गया था। बाद में प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, बाद में उसकी राजधानी पांड्य की मथुरा हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाला सुमेलित है, ये मैंने कल बोला था आपसे पूछा जाएगा। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ठीक है, बताइए द्वार समुद्र में किस वंश की? होयसल वंशी, ठीक है, शासक थे। कौन था? वल्लाल। कई बार बता चुके। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, चलिए बताइए कहाँ पे? हम्पी और हॉस्पेट में, हलेबिट और बेलूर में, मैसूर और बंगलुरु में, और श्रृंगेरी और जो है धारवाड़ में। ठीक है, तो हलेबिट और जो है बेलूर में, हलेबिट और बेलूर में जो है वो क्या कहते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, जो द्वार समुद्र है ना उसका वर्तमान नाम ही जो है वो हलेबिट है। ठीक है, जो कर्नाटक के हासन जिला में है। हलेबिट जो है वो द्वार समुद्र, द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक के कौन से? हासन जिला में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। होयसलों की प्राचीन जाति द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबिट। हलेबिट, ये अभी पढ़े हैं। चलिए, और ये कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? चलिए बताइए कौन सा है? शेरशाह का मकबरा, सासाराम। ठीक है, शेरशाह का मकबरा, सासाराम। जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, और गोल गुंबद बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो जो है वो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था इसे। ठीक है, किसे? आदिल शाह ने, आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, गोल गुंबद का निर्माण किसने? आदिल शाह ने करवाया था। यह भारत के इस विशालतम भवनों में से एक है। ठीक है, और सबसे विशालतम गुंबद है। गुजरी महल, चलिए बताइए किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेजकरण ने और अकबर ने। किसने बनवाया था गुजरी महल? चलिए बताइए, मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, गुजरी महल मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, और यह अकबर कालीन शैलियों का सुंदर छाप इसमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान सिंह तोमर। चलिए, निम्न के भारत के दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? चलिए बताइए। साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक,
और नवधनाढ्य व्यापारी, बताइए कौन थे? यह जो है क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक इकाई थे, पोलीगार्ड, ठीक है, दक्षिण भारत में इनको जो है वो क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक इकाई कहा जाता है, पोलीगार्ड को। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आज के प्रश्नों की संख्या खत्म होती है। कल से जो है, कल मैं जो है वो आप लोग को विजयनगर बताऊंगी, दिल्ली सल्तनत के से कुछ और चीज़ें भी जो इम्पोर्टेंट छूटी हुई हैं, जैसे कुछ प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जो प्रश्न में नहीं है, फिर भी मैं उनको कवर करूँगी आप लोगों को बता के। उसके बाद मैं विजयनगर बताऊँगी। विजयनगर बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो हमारा होगा सूफी मत और भक्ति मत होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो हमारा मुगल शुरू होगा, ठीक है, मुगल। देन फिर मराठा जो है वो अर्ली मराठा पीरियड जो शिवाजी पीरियड है, वो मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेट मराठा में जो है वो हमारे जो है पेशवाओं की जब एंट्री होती है तो वो हमारा मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। आप हमारे प्लीज़ कोर्सेज को सर्च करिए, देखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ी व्यूज़ बढ़वाइए, क्योंकि इतना मेहनत हमारे द्वारा किया जाता है। आप अपने फ्रेंड से भी शेयर किया करिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी। आप अपने में आपस में जो है वो डिस्कशन करिए, जो भी हमसे पढ़ते हैं उसे डिस्कशन भी किया करिए, ठीक है। और किसी अन्य तरह के वीडियोज़ की अगर आप कुछ अपेक्षा रखते हो, प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।